जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द्विज कंसेप्ट में। हमारी जो मानचित्र की सीरीज थी सैर सपाटा, जिसमें हमने पढ़ा था भारत की नदियाँ। तो आपने एक तरफ सिंधु नदी को पढ़ा, उसके पूरे जलतंत्र को पढ़ा, जिसमें आपने सभी को देखा। फिर हम गंगा यमुना यानी कि गंगा नदी जलतंत्र को हमने पढ़ा, जिसमें आपने देखा कि कैसे गंगा पूरे कृषि क्षेत्र को गंगा यमुना दोआब में एक तरीके का ऐसा क्षेत्र है जहां कृषि बहुत अच्छी की जाती है। फिर आपने देखा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को, और उसमें भी आपने देखा कि वहां कैसे चाय के बागान लगे हैं, सुपारी के बागान हैं, ये सब आपने वहां देखा। और फिर आपने देखा पश्चिमी घाट की नदियां, यानी कि ऐसी नदियां जो अरब सागर की ओर जा रही हों। उसमें आपने सारी नदियों को देख लिया। और आज हम पूर्वी घाट की तरफ चलते हैं, जहां बंगाल की खाड़ी की तरफ नदियां प्रवाहित होंगी। इसे हमने 2 हिस्से में किया है क्योंकि काफ़ी नदियां हैं। तो आप चलिए आगे हम देखते हैं अपनी सैर सपाटा की इस सीरीज में। आगे भारत की नदियां, इसके बाद नदियां समाप्त हो जाएंगी। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी नदियां पूर्वी घाट यानी कि बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती हैं। तो चलिए हम अपने इस सैर सपाटे की सीरीज को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप मेरे साथ साथ बनाते चलिए। सबसे पहले हमारी नदी है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा, पहले इसके बारे में बना लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे। ये रानी चुआ, यानी कि रांची के पठार से निकलती है। रांची, रांची पठार। स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा जैसा आपको लग रहा होगा कि स्वर्ण रेखा नाम से ही सोने जैसी यानी गोल्ड की एक तरीके से हमें समझ में आ रहा है कि इसके किनारे कहीं सोना तो नहीं पाया जाता था। बिल्कुल सही बात है, इस नदी के किनारे सोना भी पाया जाता था, तो इसीलिए इसे स्वर्ण रेखा नदी भी कहते हैं। और इसकी जो बालू है इस नदी के किनारे की, वो थोड़ी सुनहले रंग की भी है। देखने में बिल्कुल आपको लगेगा कि जैसे नदी में पानी नहीं, सोना बह रहा हो। तो चलिए हम देखते हैं, इसके किनारे सबसे पहला शहर है जिसका नाम है रांची। रांची पहले क्या था कि जब बिहार में, झारखंड और बिहार एक में था, तो रांची को बिहार की गर्मियों की राजधानी कहा जाता था। यानी कि जब बहुत गर्मी पड़ती थी तो लोग रांची चले जाते थे। आज रांची झारखंड की राजधानी है, जिसमें आप देखेंगे कि रांची के बारे में। और अब हमारी आगे की एक शहर है जिसमें जिसका नाम है जमशेदपुर। जमशेदपुर, जमशेदपुर, जमशेदपुर ऐसा शहर है जिसे अब आप जिन नदियों को देख रहे हैं उनका संबंध उद्योग से है। यानी कि भारत में जितने भी उद्योग लगाए गए, कोयला है और स्टील उद्योग है, जितने भी विद्युत को यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के जितने भी उद्योग हैं, सब यहाँ पर इन्हीं नदियों के किनारे पाए जाते हैं। तो जमशेदपुर की बात ऐसी है कि औपनिवेशिक काल में जब भारत में आज़ादी नहीं मिली थी, तो जमशेद जी टाटा, उन्होंने ऐसा सोचा कि क्यों ना, जैसे कि इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा औद्योगिक क्रांति भी हो चुकी थी,
और वहाँ नए नए उद्योग बन रहे थे, लग रहे थे, और यहाँ भारत में भी रेलवे वगैरह भी की भी एक तरीके से शुरुआत हो गई थी। तो जमशेदजी टाटा ने अपने बेटे दोराबजी टाटा को बोला कि आप जाएं और ऐसे जगह का थोड़ा अन्वेषण करें, थोड़ी उन्हीं खोज करें जहां हम भारत में एक तरीके का उद्योग विकसित कर सकें। काफ़ी 1 साल तक उन्होंने भ्रमण किया, भारत में कई अलग अलग जगह गए, लेकिन जब वो यहाँ पहुंचे, यानी कि कहाँ, जमशेदपुर में, जमशेदपुर। और इसके बारे में बता दूं मैं कि इसका पुराना नाम तब काकची था। काकची नामक स्थान पे वो पहुंचे तो उन्होंने यहाँ देखा कि ये स्वर्ण रेखा नदी भी पास में है और कोयला के भंडार भी हैं। तो इससे उन्हें लगा, लोहे के भी भंडार है, तो उन्हें लगा कि ये स्थान एक प्लांट लगाने के लिए, एक परियोजना लगाने के लिए बहुत ही उचित होगा। तो उन्होंने इसकी एक तरीके से स्थापना की और ये भारत का सबसे पहला ऑर्गेनाइज सिटी है। यहाँ पर एक औद्योगिक शहर को कैसा बसाना चाहिए, ये जो अगर आपको इसकी झलक देखनी हो तो ये जमशेद नगर है। और उस वक्त के जो वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, उन्होंने जमशेद जी टाटा के सम्मान में इस नगर का नाम जमशेदपुर रख दिया, लेकिन अभी इसको हम टाटा नगर के नाम से भी जानते हैं। तो आप चाहें तो जमशेदपुर या टाटा नगर। और यहीं पर टिस्को प्लांट भी स्थित है और यहीं पर टाटा मोटर्स भी स्थित है। तो ये शहर एक तरीके से भारत के इतिहास में सबसे पहला वेल प्लान सिटी है। अब हम चलते हैं आगे। अब आपने स्वर्ण रेखा नदी को तो देख लिया, अब जो अगली नदी है हमारी, वैतरणी। वैतरणी वैतरणी ये निकलती है गरजात की पहाड़ियों से। गरजात की पहाड़ियों से। उड़ीसा की ये छोटी सी नदी वैतरणी, और आपको सुनने में ही लग रहा होगा कि ये हम जिस वैतरणी नदी की बात अपने पुराणों में करते हैं, हम अपने धार्मिक क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो हम हमेशा सुनते होंगे कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद आत्मा को वैतरणी नदी पार करनी होती है। तो ये वही नदी है जिसकी चर्चा हमारे पुराणों में की जाती है। तो वैतरणी नदी के बारे में आप देख लीजिए कि उड़ीसा की एक छोटी सी नदी है और हम इसको बाकायदे जानते हैं और हमारे पुराणों में इसका एक तरीके से आप कहो तो विवरण है। अब हम चलते हैं अपनी आने वाली अगली नदी में। ब्राह्मणी। लेकिन अब देखिए, एक तो रांची का पठार हम जैसे बना रहे हैं, अगर आप वैसे ही बनाएंगे तो आपको फायदा होगा। रांची का पठार ये हो गया। यहीं से आपकी 2 नदियां निकलती हैं। ये है दक्षिणी कोयल और ये है शंख। देखिए ये दोनों नदियां हैं, शंख और दक्षिणी कोयल। आपको हमने उत्तरी कोयल के बारे में बताया था, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो किसकी सहायक नदी है। अब ये दोनों नदियां जब मिलती हैं तो इस नदी का नाम बदल जाता है
और ये कहलाती है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी नदी। और यहीं पर स्थित है एक स्थान है झारखंड में। नहीं, इसको कहते हैं सुंदरगढ़। असल में वैतरणी नदी यानी कि शंख और दक्षिणी कोयल नदी जब मिलती है तो क्या होता है, ब्राह्मणी नदी इन दोनों के मिलने से बन जाती है। और ये वही नदी है जिसका वर्णन हमारे महाभारत काल में है, जिसमें कहते हैं कि वेद व्यास का यहाँ पर जन्म हुआ था और जो मछुआरे की बेटी सत्यवती और पराशर मुनि, इन दोनों के जो पुत्र हैं वेद व्यास, उनका यहाँ पर जन्म हुआ था। और इसीलिए इस नदी को ब्राह्मणी नदी भी कहा जाता है और इसका महत्व भी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है। यहीं पर इसी सुंदरगढ़ में मंदिर है व्यास जी का। आप चाहें तो लिख ले, नहीं तो कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वेद व्यास का मंदिर है। और सबसे बड़ी बात, सुंदरगढ़ ये आपने देखा। और सुंदरगढ़ में ही राउरकेला भी एक परियोजना है, वो भी एक स्थान है। वहाँ पर भी पावर प्रोजेक्ट है और बिजली का वहाँ भी उत्पादन होता है। और ऐसा स्थान, अब आप चलेंगे आगे। सुंदरगढ़। अब यहाँ है अंगुल, एक स्थान है अंगुल। यहाँ पे तालचर परियोजना है। तालचर परियोजना, आप यहाँ भी राउरकेला परियोजना लिख लीजिए, स्थान यहीं पर राउरकेला, उड़ीसा। तो अब चलते हैं आगे। इन नदियों को आप बनाते जाइए हमारे साथ साथ। अब चलते हैं हम अपनी नदी महानदी की तरफ। महानदी, पहले बना लेते हैं। बस्तर के पठार से निकलती है। महानदी महानदी। चलिए देखते हैं इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। अगर हम महानदी की बात करें तो महानदी का ठीक वैसा ही सम्मान है जैसे कि प्रयाग में गंगा यमुना नदी के संगम का स्थान है, वैसा ही महानदी को भी माना जाता है। और इसका संबंध महाभारत काल से के भीम पर्व से भी भीष्म पर्व से भी है। और इसको ऐसा कहते हैं कि इस नदी का संबंध रामायण काल से भी है। यहाँ एक श्वाकु कुल के लोग यहाँ निवास करते थे। इस नदी के किनारे आर्यों ने भी क्या कहते हैं, उन्होंने भी यहाँ पर अपना राज्य बसाया था, ऐसा भी कहते हैं। और जो पाषाण काल के ये तमाम जो सभ्यताएं थी वो भी यहाँ पर पाई जाती थी महानदी में। और अब हम चलते हैं इनकी सहायक नदियों की तरफ। तो बना लीजिए कौन कौन सी सहायक नदी है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछेंगे कि कौन कौन सी नदी महानदी की सहायक नदियां हैं। पहले बना लेते हैं। शिवनाथ, हसदेव, और मांड। मांड, ये तो इसकी बाएं तट की सहायक नदियां हैं। हमने आपसे कहा था नदी का दायां बायां बता चुके हैं हम आपको।
और अब यहां से कौन कौन सी नदियां आकर मिलती हैं? ओंग, जोंग और तेल। ये आपने देखा। और सबसे बड़ी बात कि यहीं पर हीराकुंड परियोजना भी है, जल विद्युत हीराकुंड। और कुछ एक स्थान है, पहले लिख लेते हैं हम, एक साथ सबको बना लेते हैं। यहाँ पर एक स्थान है कांकेर। कांकेर। और फिर एक स्थान है धमंतरी। धमंतरी। अब आप देखिए, महानदी बस्तर के पठार से निकलती है और जाती है बंगाल की खाड़ी की तरफ। यहाँ पर क्या है, शिवनाथ, हसदेव, मान इसकी सहायक नदियां हैं जो बाएं तट पर हैं, और नीचे इधर ओंग, जोंग और तेल। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कौन सी इसमें से नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है, या फिर कौन सी है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। कौन सी दाएं तट से आकर मिलती है, कौन सी बाएं तट से आकर मिलती है। तो इस तरीके के सवालों के जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। अब बारी है कांकेर की। तो कांकेर के बारे में इतना आप समझ लीजिए कि ये बस्तर जिला जो है, ये पहले उसका हिस्सा था। लेकिन फिर क्या हुआ कि बाद में वहां पर नक्सलियों का प्रभाव बहुत ज्यादा हो गया। तो नक्सल जो एक प्रभाव था, जो वहां पर ऐसे हिंसात्मक कार्य होते थे, या एक तरीके से नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए कांकेर को बस्तर से अलग कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ, ये एक अलग जिला बन गया। तो ये पूरा ध्यान हुआ कि हमें अगर नक्सलवाद को खत्म करना है, तो हमें जो भी उसको खत्म करने के लिए हम जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं, सरकार जो भी काम कर रही है, तो उसके लिए पूरा का पूरा जिला, इतना बड़ा बस्तर जिला प्रभावित हो, इससे अच्छा है कि कांकेर को उससे अलग कर दिया जाए। तो इसीलिए कांकेर इसीलिए प्रसिद्ध है, आप ये लिख सकते हैं। और धमंतरी एक स्थान है, ये आपने देखा। यही धमंतरी में एक छोटा सा एक फैक्ट है, आप लिख लीजिए। यहाँ पर क्या है ना, एक परियोजना है, एक बांध है छोटा सा, जिसको रविशंकर बांध कहते हैं। हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ ले, रविशंकर बांध ऐसा कहते हैं। और यहीं पर एक स्थान है कटक। कटक। कटक उड़ीसा का ही एक स्थान है। पहले प्राचीन काल में आप ये समझिए कि भीमदेव जो राजा थे, उन्होंने जो है कटक की स्थापना की थी। और आने वाले समय में गजपति शासकों ने भी यहाँ पर राज्य किया था। फिर औपनिवेशिक काल में भी कटक एक तरीके से इसको किलेबंद किया गया। और यहाँ पर हमेशा से ही, मतलब भीमदेव के समय से ही, इस शहर को, कटक का मतलब ही होता है छावनी, यानी कि आर्मी को टिकाने का यहाँ पर काम किया जाता था। तो एक तरीके से एक सेना को, यानी कि एक छावनी के लिए जो भी आवश्यकता हो, वो सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। तो इसीलिए इसे कटक नाम दिया गया। और यहाँ के लिए ऐसा भी कहते हैं कि फिर आने वाले टाइम में जब ब्रिटिश काल आया, तो ये एक तरीके से उनके लिए भी इसने छावनी का ही काम किया। और यहाँ से क्या होता था कि वाणिज्य और व्यापार को भी बहुत सहायता मिलती थी। कटक के बारे में आप ये समझ लीजिए। तो अब बात आती है हीराकुंड बांध की। तो हीराकुंड बांध
बहुत ही बड़ा बांध है और ये एक तरीके से कहा आप कह सकते हैं कि एशिया का ये सबसे बड़ा जलाशय, यानी कि इस बांध को बनाने के लिए जो इसके पीछे का एक जलाशय है, एक लेक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि मानव निर्मित लेक है, इसको ह्यूमन ने बनाया है। ये सबसे बड़ा जलाशय पूरे एशिया का हीराकुंड में माना जाता है। तो अब आप ये समझिए कि इसको आप इतना कह सकते हैं कि अगर इस जलाशय को बनाने में जितना फोर्स लगा या जितना मटेरियल लगा है, उतने से एक बहुत बड़े एरिया में, यानी कि आप समझिए तो पूरे पश्चिमी घाट को कवर करने वाली एक सड़क भी बनाई जा सकती है। हीराकुंड बांध बनाने में उतनी मेहनत और उतने संसाधनों का प्रयोग हुआ है। और फिर एशिया का सबसे बड़ा बांध ऐसे ही तो नहीं है। फिर ये भी बात है, हमने आपको इसके पहले ही बताया था कि अगर बांध सबसे बड़ा है, ये तो एक अच्छी बात है, भारत के लिए एक प्रसिद्धि की बात है, प्रतिष्ठा की बात है, लेकिन इसकी सुरक्षा भी करना उतना ही जरूरी है। क्योंकि अगर इतना बड़ा बांध कभी भी टूटा तो क्या होगा, पूरा का पूरा उड़ीसा इसमें जलमग्न हो सकता है। सिर्फ उड़ीसा ही क्यों, छत्तीसगढ़, झारखंड और जितने भी प्रभावित इससे राज्य हैं वो जलमग्न हो सकते हैं। तो बांध बनाने में तो अच्छा है, लेकिन उसकी एक तरीके से, जैसा कि हमारा इन्वायरमेंट भी दिन पे दिन बदलता जा रहा है, आप देख रहे हैं कहीं बाढ़, कहीं सूखा, कहीं भूकंप, ये सब चीज़ें जो आपदाएं आ रही हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, उसको उसके लिए हमें इस तरीके के जो बांध हैं हमने जो बनाए हैं बड़े बड़े, उसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। और इसके लिए क्या है कि पेड़ों को ना काटें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाएं। और मैंने आपको वहाँ ये भी आप देखिए, अगर हम कोई शहर बनाते हैं तो हमने आपको जो अभी बताया था जमशेदपुर के बारे में, तो वैसे ही शहर का निर्माण हमें अपने और भी शहरों के लिए करना चाहिए, जिसमें एक तरीके से हमने आपको वहाँ नहीं बताया तो अभी बता देते हैं। जमशेदपुर में भी एक खास बात यह है कि वहाँ का एक जुबली पार्क है, बनवाया गया था, डायमंड जुबली। ऐसा जमशेद जी टाटा जी की सोच थी कि जो हम इतने दूर दूर से मजदूरों को ला रहे हैं या अपने वर्कर्स को ला रहे हैं वहाँ पर काम करने के लिए, तो छुट्टी का दिन सभी के लिए स्पेशल होना चाहिए। तो क्यों ना हम ऐसा पार्क बनवाएं जहाँ जा कर के सभी अपने परिवार के साथ एक दिन छुट्टी मना सकें, और जो शहर हो वो ऐसा बनाया गया हो कि भले ही हम उसमें कितना भी उत्पादन करते हो, ये तो ज़रूरी है, विकास भी ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या है कि आप जो प्रकृति से आपका जो सामंजस्य है वो बना रहना चाहिए। तो इससे क्या है कि एक ह्यूमन को, यानी कि एक मानव को मशीन की तरह भी ना उससे काम लिया जाए, उसकी छुट्टी का भी ध्यान रखा जाए। इसीलिए उन्होंने एक बढ़िया जिला बनाया, एक बढ़िया शहर बनाया, टाटा नगर, जो आज हमारे लिए एक तरीके से कहना चाहिए कि उस वक्त औपनिवेशिक काल में जब हम इतना बड़ा काम कर सकते हैं, तो आज तो अपने शहरों को हमें और भी स्मार्ट बनाना चाहिए, और जिसके लिए लगातार प्रयास भी हो रहे हैं, स्मार्ट सिटीज़ भी बनाई जा रही हैं। तो आपने देखा हीराकुंड बांध के लिए अब हम आगे बनते चलते हैं। महानदी, इससे आपके सवाल पूछे जा सकते हैं, और इन नदियों से सवाल ऐसे भी आते हैं कि आप उत्तर से दक्षिण की तरफ इन्हें क्रमवार एक तरीके से सीरीज में लगाइए। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि स्वर्ण रेखा से आप शुरुआत कीजिएगा। इस तरह ऐसा नहीं हो कि स्वर्ण रेखा पूछा जाए और आप कंफ्यूज हो जाए कि ये कौन सी नदी है। तो इसीलिए अब चलते हैं आगे। अब देखिए इन नदियों के नाम, ओंग, जोंग, तेल, ऐसा लगता है। और ये तेल नदी के बारे में खास बात यह है कि यहाँ पर अभी जल्दी में एक तरीके से ऐसा खुदाई हुई, ऐसा खनन हुआ, तो पता चला कि यहाँ पर बहुत पहले तेल रिवर यानी कि तेल नदी सभ्यता भी थी। एक सभ्यता यहाँ पर निवास करती थी। और महानदी, हमने आपको बताया था इसके पहले कि दामोदर है, महानदी है, ये सारी ऐसी नदियां हैं जिनके किनारे जीवाश्म ईंधन बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे, जब हम आगे कभी अपनी आगे की क्लासेस में जब बताएंगे औद्योगिक शहरों को, एक तरीके से उद्योग कहाँ कहाँ पर लगे हैं, तो आप देखेंगे कि ये एक तरीके का हब है, ये पूरा का पूरा एरिया ही उद्योग के लिए माना जाता है। तो चलते हैं आगे। महानदी आपने देखा, महानदी। अब हमारी जो अगली नदी है ऋषिकुल्या।
ऋषि कुल्या। ऋषि कुल्या। इसके बारे में क्या खास बात है? ये पूर्वी घाट से निकलती है। पहले बना लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे। पूर्वी घाट एक स्थान है यहाँ पर, कंधामल। कंधामल, ऋषि कुलिया नदी। इस नदी के बारे में आप ये देखिए, यहाँ पर पूर्वी घाट से निकलती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका क्रम बताइए, तो आप ध्यान रखिएगा कि महानदी के बाद ही ऋषि कुलिया है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी किसी को भी बनाने लगे। तो कंधामल, कंधामल के बारे में हम आपको बताएं। इसका वर्णन आप चाहें तो लिख लें। जौगदा शिलालेख। जौगदा शिलालेख। इसे, इसका वर्णन, इस स्थान का, अशोक का जो शिलालेख था जौगदा, उसमें कंधामल का जिक्र है। वो कहते हैं कि यहाँ की आबो हवा इतनी सुंदर है कि आप इसे यहाँ का कश्मीर भी कह सकते हैं। तो यहाँ इस स्थान का इतना रमणीक वर्णन उस शिलालेख में है। आप सोचिए कि कलिंग से, यानी कि आज का उड़ीसा, अशोक के समय का कलिंग, और कलिंग तो अशोक के साथ जुड़ा ही हुआ है। वहाँ उनका युद्ध भी कलिंग को विजय हासिल करने के लिए था। और कलिंग शिलालेख अपने आप में एक बहुत बड़ा शिलालेख है, 13वां शिलालेख अशोक का, जिसमें जौगदा शिलालेख में इस स्थान का स्पेसिफिक उन्होंने वर्णन किया है, विशेष महत्व इसे दिया है। अब चलते हैं हम आगे। इसे उड़ीसा का कश्मीर भी कहते हैं। आप चाहें तो लिख लें कि इस स्थान को, खासकर कंधामल को, उड़ीसा का कश्मीर भी कहते हैं। यहाँ पर बना लेते हैं पहले। एक बांध है पुरुना। पुरना बांध भी यहाँ पर है। और एक खास बात यह है कि यहाँ एक स्थान है, गंजम। गंजम, आप देखेंगे कि गंजम एक तरीके से, आप भारत का अगर आप वो देखें नक्शा, तो ये जैसे उड़ीसा का जो तट है ना, इस तट को, उड़ीसा, अगर ये उड़ीसा है यहाँ पर, तो इस तट को गंजम भी, गंजम का भी तट कहते हैं। तो गंजम में क्या खास बात है, आप चाहें तो लिख लें। यहाँ पे एक है कुमारी पहाड़ियाँ। यहाँ पर एक स्थान है
कुमारी पहाड़ी, उसके ऊपर तरण तारिणी नाम की एक पहाड़ी है, जिसे कहते हैं कि जो भारत में जो चार, वैसे तो शक्तिपीठों की संख्या 52 है, 51 शक्तिपीठ, उसमें जो चार तंत्र शक्तिपीठ माने जाते हैं उसमें से एक यहाँ पर भी है, जिसे तरण तारिणी यानी कि तरण तारिणी शक्तिपीठ भी कहा जाता है। इस स्थान को गंजम में स्थित है, ये तंत्र शक्तिपीठ है। अब चलते हैं हम आगे। यहाँ ऋषिकुलिया नदी के बारे में एक बात और है। ऑलिव रिंडले नाम की एक प्रजाति है कछुओं की, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो कहीं भी हो, कहीं भी वो रहते हो, लेकिन जब उनके प्रजनन का समय आता है तो वो ऋषिकुलिया नदी के सहारे तट पर आ जाते हैं। तो वैसे भी लुप्त प्राय जो है जनजाति हो गई है, वो ऐसी जाति, सॉरी जनजाति कह रही हूँ, कि वो प्रजाति लुप्त प्राय हो गई, यानी कि आने वाले टाइम में हो सकता है वो ना रहे। तो उनके संरक्षण के लिए भारत सरकार ने इस स्थान को संरक्षण प्रदान कर दिया है कि जब भी कछुओं वो वाले कछुए आए तो उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। ऐसे टाइम में बहुत बड़ी मात्रा में वहां पर कछुए इकट्ठा हो जाते हैं, वो दृश्य देखने वाला होता है। तो एक तरीके से पर्यटन का भी वो उस समय लोग बहुत बड़ी मात्रा में वहां देखने भी उन्हें जाते हैं। तो आपने देखा कि गंजम को देख लिया और ऋषिकुलिया नदी को देख लिया। अब एक और नदी बची है, उसको भी हम देखते हैं। ऋषिकुलिया आपने देखा, अब एक नदी है वामस धारा या वंश धारा, पहले बना लेते हैं। वंश धारा, यहाँ पे एक स्थान है काला हांडी, उड़ीसा का। पूर्वी घाट, वामस धारा या वंश धारा। एक शहर का नाम है कालाहांडी, नाम तो बहुत ही चर्चित है। यहाँ पर ये जो स्थान है कालाहांडी, ये अपने बांस के, यानी कि बांस के आभूषणों के लिए पूरे विश्व में ये स्थान प्रसिद्ध है। और यहाँ पर क्या है, नृत्य, इनके जो अलग अलग जो जनजातीय नृत्य है, पूरा जनजातीय गांव एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं, बहुत बड़ा गांव था जिसे बाद में एक जिला घोषित किया गया। और यहाँ पर उनके जो नृत्य हैं और हस्तकला शिल्प है वो बहुत ही प्रसिद्ध है कालाहांडी का। तो इनके जो बांस के आभूषण, सोचिए ये ऐसे आभूषण बनाते हैं जिनकी कीमत एक तरीके से सोने चांदी या रत्न के आभूषणों से भी ज्यादा है, कालाहांडी के बांस के आभूषणों की। तो अब चलते हैं इनके, इनको आप ये समझिए कि इन्हें पहले इसका नाम होता था इंद्रावन, इंद्रावन। इसका भी संबंध महाभारत काल से है, जिसमें ऐसा कहते हैं कि जब पांडवों को वनवास हुआ था, या उन्हें आप कहिए कि उन्हें अज्ञातवास एक प्रकार का हुआ था, तो वो इस स्थान पर भी आए थे। यहाँ के पहले राजा खेमराज थे और उन्होंने आगे चल के महाभारत युद्ध में भी एक तरीके से ऐसा कहते हैं कि उन्होंने कौरवों का साथ दिया था। लेकिन यहाँ पांडव आए और इनका यहाँ पर एक काफी समय यहाँ पर बीता था कालाहांडी में। अब हम चलते हैं, एक स्थान है श्रीकुलम,
श्रीकाकुलम। यहाँ एक आप ये समझिए कि एक विवाद है वंशधारा का। वो क्या है, इसको चाहे तो आप अलग से बना सकते हैं, एग्जाम के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, अलग से बना देते हैं कि वहाँ काफी कुछ लिख दिया है इसीलिए। जैसे कि वंशधारा नदी है, और यहाँ जो ब्राह्मणी नदी थी कि पहले आपने देखा था, सॉरी ब्राह्मणी नहीं, सुवर्ण रेखा, ऊपर जो आपने देखा था सुवर्ण रेखा, और सुवर्ण रेखा की एक सहायक नदी है नागवल्ली। नागवल्ली, इसको एक तरीके से वंशधारा में लिंक करने की बात हो रही है। ऐसा कह रहे हैं कि जो सुवर्ण रेखा की जो सहायक नदी है नागवल्ली, उसके जल को और वंशधारा को एक तरीके से जो इंटरलिंकिंग, दो नदियों को जोड़ने की जो बात कही जा रही है, उसकी यहाँ भी चर्चा की जा रही है, ताकि क्या हो कि दो नदियों को हम जोड़ देंगे तो जो वहाँ की जल की समस्या है वो दूर हो जाएगी। क्योंकि आपको हमने पहले बताया था कि आप इसके पहले हिमालय से निकलने वाली नदियों को पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने ब्रह्मपुत्र को पढ़ा, सिंधु नदी को पढ़ा, गंगा नदी को पढ़ा। लेकिन ये जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय नदियां हैं, इनमें क्या होता है कि ये हमेशा पूरे वर्ष भर इनमें जल नहीं होता है, तो इनका जल अधिकतर सिर्फ वर्षा पर डिपेंड होती है। जितना कि बरसात में पानी अगर जो इकट्ठा होता है, ये नदियां उन्हीं से अपने जल का संग्रह करती हैं। तो ऋषिकुलिया, अरे सॉरी, वंशधारा, वंशधारा का ये विवाद चल रहा है। तो इस पे आगे की ये बात दूर की गई है कि क्यों ना इंटरलिंकिंग कर दी जाए, दोनों में एक नहर बनाया जाए जिससे ऐसा हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक समस्या है कि वंशधारा से एक नहर भी जा रही है, तो जिससे ये कहा गया है कि उस नहर को बंद करके क्यों ना इन दोनों नदियों को जोड़ा जाए। तो आपने देखा कि वंशधारा आपने देख लिया कहाँ से हमने शुरुआत करी थी और वंशधारा तक पहुंचे, स्वर्ण रेखा से वंशधारा तक आपने पढ़ा। तो अब आप जब नेक्स्ट टाइम जो पार्ट 2 एक और आएगा, उसमें आप जो बाकी की नदियां बची हुई हैं, जिसमें आप देखेंगे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, वैगई है, पालार है, ये कुछ नदियां हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछी जाएंगी। और इसमें सवाल सबसे ज्यादा यही आता है कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, ये बताइए, और उत्तर से लेके दक्षिण तक इनका क्रम बताइए। तो अधिकतर हम लोग गलती कहाँ कर देते हैं, हम स्वर्ण रेखा नहीं ध्यान देते, वैतरणी का ध्यान नहीं देते, बड़ी बड़ी नदियों का ध्यान देते हैं। महानदी को याद कर लिया, गोदावरी को याद कर लिया, कृष्णा, कावेरी, इनको तो याद कर लेते, लेकिन जो छोटी नदियां हैं उन्हें हम भूल जाते हैं और फिर उसके क्रम को नहीं देख पाते इस तरीके से। तो आप इसको एक पार्ट और में हमें करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी कुछ बताना पड़ रहा है और सारी चीज़ों को आपने देख लिया, इसके किनारे कौन कौन से शहर हैं ये भी आपने देख लिया, इंपॉर्टेंट परियोजनाओं को भी देख लिया। तो बस एक लेक्चर और नदियाँ समाप्त हो जाएंगी भारत की। तो इस चैनल पर आप और भी सारी चीज़ें देख रहे हैं, बहुत सी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं और जो नहीं आई हैं वो भी धीरे धीरे आ जाएंगी। तो आप इस चैनल को देखते रहिए। हमारी जो ये सैर सपाटा की सीरीज़ है, आप इसको देखेंगे और आने वाले टाइम में जो हमारी ये चल रहा है, फिर आप आगे नदियों के बाद, भारत की नदियों के बाद हम और भारत के पर्वतों को देखेंगे। तो आप देखते रहिए। और अगर हमें आपको लग रहा हो कि अभी तक इस चैनल से बाकी चीज़ें आपको बताई गई हैं और काफ़ी जल्दी हम लोगों ने प्रयास किया है कि जल्दी जल्दी आपको चीज़ें दी जाएं, तो अगर आपको और भी चीज़ें पसंद आ रही हो, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यहाँ से सवाल ज़रूर आते हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या कोई छोटा एग्ज़ाम हो। नदियों से सवाल अगर नहीं आया
तो पेपर पूरा नहीं माना जाता है। तो ये आप ये समझ लीजिए। और इस बार आपने यूपीएससी का पेपर भी देखा होगा कि कितने डीप जाकर वो पूछ रहे हैं। तो खासकर जो नदियां करंट में रहती हैं उनसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। तो ऋषिकुलिया को भी आपने देखा था, कछुओं की वजह से करंट में थी वो काफ़ी पहले। वंशधारा को भी आप देख रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि मैप बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। जब तक कि आप कितना भी आप देख ले, एटलस में तो देखना ही एक तरीके से, लेकिन उसको अपने हाथ से भी बनाना है। और आप हाथ से 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो इससे क्या होगा, आपके दिमाग में वो छप जाएगी और बाद में जैसे ही ऑप्शन आएगा आप सही जवाब पे आपका हाथ वहीं पर जाएगा। तो ठीक है, फिर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी अगली जो क्लास है वो जल्दी लेकर आएंगे, जिससे आपकी भारत की नदियाँ समाप्त हो जाएंगी बहुत ही जल्दी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।